बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ ताकि डायरेक्टली हम बातचीत शुरू करें। हमारे साथ जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, और इजहारुल हक साहब मौजूद हैं। आप ही किसी तारुफ के मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब मौजूद होंगे, और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं राना आतिफ साहब, ये CEO लाहौर कलंदर के। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने दो ऐसे प्लेयर्स हमें दे दिए कि जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाके धाक बिछाई हुई है। एक ने न्यूजीलैंड के 4 आउट कर दिए, दूसरे शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए, और ये दोनों मैचेस हमारे लिए बड़े ज़रूरी थे। अब पहले तो आप रोशनी डालें कि ये शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ में जादू है क्या सर? थैंक यू इमरान भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, जादू कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है। और लाहौर कलंदर ने ये किया कि एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म जो है इन यंगस्टर्स को प्रोवाइड किया। और फिर आपने देखा कि जिस तरह 4 साल में हमने कोई 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रायल किए। पाकिस्तान के गली कूचे हर शहर में हम गए, गिलगित से लेके बाजोड़ तक, और उसके बाद कश्मीर से लेके तो लिया तक, हर जगह हमने टैलेंट स्काउट करने के लिए हमारी पूरी टीम गई। और वहाँ से फिर ऑब्वियसली जब 5 लाख बच्चों ने ट्रायल दिए, उनमें से जिन लोगों ने मेहनत की, उनमें से एक हारिस रऊफ आपके सामने है, एक शाहीन शाह आपके सामने है। सो पाकिस्तान में इनकी कोई कहानी आपको याद है? ये आपको मिले कैसे थे ये दोनों? लेवल पे बेपनाह टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज की कमी। कहानी आपको याद है, कैसे मिले थे दोनों आपको? जी बिल्कुल याद है। बताएं जरा, दोनों का बताएं। ये जो हारिस है, जी हारिस जो है ये हमारे पास, हेलो जी, हारिस जो है ये हमारे पास, जब हम गुजरावाला में 2017 में ट्रायल देने गए थे, तो वहाँ पे हारिस के एक दोस्त आ रहे थे ट्रायल देने। सो उन्होंने हारिस को कहा कि यार, आप वो इस्लामाबाद में रहते थे, उन्होंने कहा कि यार गुजरावाला चलते हैं, वहाँ पे जाके ट्रायल देते हैं। सो हारिस उनको कंपनी करने आए थे। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनका अपना दिल भी कर बैठा कि चलो मैं भी एक बॉल करवा के देखता हूँ, क्योंकि वो कभी हार्ड बॉल से खेले नहीं थे, टेप बॉल से खेलते थे। सो जब उन्होंने बॉल की तो हमारे पास स्पीड गन होती है, वो उस पर स्पीड आई 92 माइल्स की। तो हमने उनसे 2-3 और बॉल्स आकिब जावेद ने जब उनसे कराई तो वो 90 माइल्स प्लस थे। तो उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि जी ये जो हीरा है इसको हमने तराशना है। सो फिर हमने उनको एक लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें हमने उनको 100,000 पर मंथ उनका स्टाइपेंड लगाया ताकि उनके घर वाले खुश रहें। और उसके बाद उनको 2 साल हमने अपने पास ट्रेनिंग दी, ऑस्ट्रेलिया भेजा। वहाँ पे हमने उनका सारा जो रिहाइश का और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम किया, और फिर उधर से उनको ग्रूम करवा के हमने PSL में उनको एक पहला मौका दिया, और उसके बाद दूसरा हमने बिग बैश में जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है वहाँ पे उनको जब चांस मिला, सो उन्होंने वहाँ के नंबर 1 उस लीग के बॉलर बने, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान टीम में आए। सो वो एक ऐसा बच्चा जो कि कहीं कभी क्रिकेट उस तरह नहीं खेलता था, टेप बॉल से खेलता था, आज उसने पाकिस्तान की जीत में एक कलीदी किरदार अदा किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। जैसे आप बात कर रहे थे, इंडिया से तो देखें हमारा हमेशा से एक लगती भगती का मैच होता है, लेकिन न्यूजीलैंड चूंकि यहाँ से आके वापस चली गई थी, सो हमारी प्राइड का मसला था। सो इंडिया में शाहीन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने साबित किया कि वो एक जेन्युइन कलंदर है, कलंदरों के शाहीन है। और इसी तरह हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के मैच में साबित किया। ठीक है, मैं बाकी लोगों से तो अभी मैचेस पे बात नहीं करने जा रहा, और आपके पास वापस आऊंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पाइपलाइन में बस और क्या है। यानी हमें कुछ थोड़ा चाहिए कि मिडिल ऑर्डर में मजीद बैट्समैन हो हमारे पास अच्छे, कुछ फील्डिंग के अंदर कुछ नए बॉलर्स, आपके पास और क्या कुछ है, ये मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। लेकिन अब जरा हम जो मुल्की सूरत हाल है उसके ऊपर भी जाएंगे। जनरल अमजद शुएब साहब, इजहारुल हक साहब और शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पहले आपके पास सारे मामले की हैंडलिंग के ऊपर आप क्या कहते हैं, जो कुछ अब तक हुआ है? आज कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जुलूस गुजरावाला में मौजूद है, वो ये चाहता है कि आगे जाए, रियासत कहती है कि अब नहीं। हुकूमत की तरफ से कभी एंगेज किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। वो कभी मुज़ाकरात के अंदर बैठते हैं, कभी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये हिकमत अमली है या कन्फ्यूजन है सर? पहली बात तो आपने इमरान जो बात की, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे देखने में तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे मिस हैंडलिंग है जो नाअहली की वजह से है, और कन्फ्यूजन है जो दूर दूर तक नज़र आ रहा है। और मैं जो बातें आपको बताऊंगा उससे ये साबित होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बातें उसको सपोर्ट करेंगी। कभी आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो टीवी पे बैठ के ये कहता है
कि जनाब रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है, इतने कैमरास के सामने हम डंडा कैसे चला सकते हैं? ये जमात कलदम नहीं है, ये तो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है, क्योंकि इन्होंने 20 लाख वोट लिए हैं और इनका MPA भी है सिंध में, और वो एक लंबी इनकी तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे इनसे मुज़ाकरात जारी हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। फिर अचानक 2-3 दिन के बाद वज़रा का जो है वो बैंड जो है वो दूसरी तरफ बच जाता है, और वो ये कहते हैं क्योंकि ये अस्करी जमात है, और अस्करी जमात है, ये सियासी नहीं है, और इसको मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे देखा जाएगा, और इनको हम इनसे निपट लेंगे, और पंजाब पुलिस छड़ो तो तुसी रेंजर्स नू लैके आओ। और अगर इसकी तारीख देख लें तो वो ये है कि हुकूमत ने इनसे 3-4 मुख्तलिफ औकात में मुआहदे किए, जिनमें वो मुआहदा जिसपे 2 फेडरल मिनिस्टर्स के दस्तखत हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस है, और उसी हवाले से वो बार बार कहते हैं कि आपने अपना अहद तोड़ा है, और रियासत को जो है वो डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। हुकूमत को जुगाड़ लगा के झूठ बोल के लोगों से दस्तखत करके उन्हें भगाना चाहिए था। हुकूमत ने एक दस्तखत किए मुआहदे पे, 2-3 वजीर थे, ब्रिगेडियर जहाज शाह, नूरुल हक कादरी, शेख रशीद, ये सब उस वक्त शामिल थे, और 2 वजीरों के आपने दस्तखत भी देख लिए। अब वो वापस आ रहे थे कि वो जो आपका वादा था आपको याद करवा सकते, उसमें एक चीज़ ऐड भी होगी कि साद रिजवी को भी रिहा किया जाए, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा आ रहे थे तो साद रिजवी खुद उनके साथ आने की कोशिश कर रहे थे। अब देखने की ये बात है कि ये जो मूड स्विंग्स हैं, स्ट्रैटेजी चेंजेस हैं, और ये एक दिन उठना के मार देंगे तो डंडे मारेंगे तो सीधा कर देंगे, और किसी ने नहीं रियासत की रिट चैलेंज करने देंगे। पूरी रात अभी गुजरी नहीं थी कि सुबह हवा निकल गई, अब फिर कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे। गुजरांवाला से के करीब आज शाम को फिर मुज़ाकरात नहीं, वहां से मूव कराया गया। अभी बल्कि कवरेजेस इसकी रोक दी गई है, मुज़ाकरात कोई बराह रास्त कवरेज ना करे। मुताबिक इस वक्त भी हो रहे हैं मुज़ाकरात, मेरी इतलाक के मुताबिक इस वक्त भी हो रहे हैं। सो मैंने आपको पहला जवाब तो दे दिया कि कंफ्यूजन, नाअहली एंड मिसमैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये समझ रहे थे कि इनके ये धरने जो TLP के हैं वो इनकी जगह पे कोई और हैंडल कर लेगा। हर चीज़ें कोई और हैंडल नहीं करता, कोई हुकूमत का अपना काम भी होता है हैंडल करने का। ठीक, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। बहुत से हमारे पुलिस के बच्चों की शहादतें हुई हैं, बहुत से हमारे TLP के बच्चों की शहादतें हुई हैं, पहले भी और अब भी। ये सारे पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन है, आशिकान रसूल है, नबी के मानने वाले हैं। मुज़ाकरात तय हों, हुकूमत को साद को रिहा कर देना चाहिए, और इस मामले को वादे के मुताबिक पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए। पार्लियामेंट में बहुत सारी जमातें बैठी हैं, वो खुद ही डिस्कशन करेंगी और इसका फैसला कर लेंगी। इससे ज़्यादा सड़कों पे इंतशार इन मुआशी क्राइसिस के अंदर, इन हालात में नबी के नाम पे, ये इस मुल्क के हक में अच्छा नहीं है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स को मौका मिलेगा आने का। हमें सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, और जितनी जल्द हो सके उतना ही स्टेट और हुकूमत के हक में बेहतर है। इजहारुल हक साहब, सर आपका एनालिसिस क्या है इस पे? जी शुक्रिया इमरान खान साहब। देखें, पूरे मुल्क में कोई एक आदमी भी जो संजीदा है और हालात को समझता है, वो ये नहीं कहेगा कि हुकूमत इसे किसी तरीके से, किसी तरतीब से, किसी तरकीब से या किसी दानाई से हैंडल कर रही है। 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हुकूमत इस मसले को ख़राब कर रही है। पहला है हुकूमत की गैर संजीदगी, और गैर संजीदगी जो है वो इतनी वाज़ेह है कि कभी कहते हैं ये इलेक्टेड हैं, कभी कहते हैं ये कलअदम हैं, कभी कहते हैं ये, यानी हुकूमत एक अपने मौक़िफ़ पर कायम ही नहीं है। अच्छा, दूसरा इनकी इनकन्सिस्टेंसी है कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है, इनका कोई एक मौक़िफ़ नहीं है। इन्होंने पहले मुआहदा किया, उस मुआहदे को ये भूल गए। अच्छा, सबसे जो बड़ी इनकी कमजोरी है वो ये कि इन्होंने ये कहा है कि ये भारत से फंड ले रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई आदमी शिकस्त खाता है तो शिकस्त खाते हुए वो ये जरूर कहता है कि ये भारत से इमदाद ले रहे हैं। अगर ये भारत से इमदाद ले रहे हैं तो आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? देखें इमरान खान, इस मामले में 2 फरीक हैं, एक TLP है, दूसरी हुकूमत है। ये मामला सिर्फ उस वक्त हल होगा जब इन 2 फरीकों के दरमियान कोई और फरीक आएगा, खाए हसास इदारे आए या ये जुडिशरी आए। जुडिशरी आए, वो TLP का भी सुने कि क्या क्या हुआ है, हुकूमत का भी सुने। हुकूमत के पास तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि पहले जो मुआहदा हुआ था जिस पर वज़रा ने दस्तखत किए थे
उस मुआहदे की धज्जियां क्यों बखेरी गई? महीनों पर महीने गुजरे, साल गुजरे, वो पार्लियामेंट में नहीं लाए। अगर फ्रांसीसी सफीर को निकाल नहीं सकते और नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहिए, तो इस पर बात करनी चाहिए थी। वाई डिड दे इग्नोर इट? वाई डिड दे थ्रो इट इन कोल्ड स्टोरेज? बात यह है कि अगर आप अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगर आप कश्मीर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो आप टीएलपी से क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते? आप इनसे मुज़ाकरात करें, दरमियान में उलमा को लाएं, जो संजीदा उलमा हैं, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को लाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें। और सबसे बड़ी बात कि पार्लियामेंट को क्यों बाईपास किया जा रहा है? पार्लियामेंट इज नोवेयर। क्या, मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट है? अगर पार्लियामेंट है तो इतने नाजुक मसाइल पर पार्लियामेंट को इन पिक्चर क्यों नहीं लाया जाता? एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे हों और वो इनसे मुज़ाकरात करे, हुकूमत पीछे बैठ हो जाए। आप उस हुकूमत के बुजुर्गमेरों से, उस हुकूमत के दानाओं से आप क्या तवक्को रखेंगे? ये बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। उलमा को दरमियान में लाएं, पार्लियामेंट को दरमियान में लाएं, जजों को दरमियान में लाएं, हुकूमत हट जाए तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा तो ये नुक्ता नजर है। जी जनरल अमजद शोएब साहब, ये मसला बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब तक हल नहीं हो जाता तो ये बढ़ेगा, और हल करने में हुकूमत ने बाज़ मौके गंवा दिए। ऐसे केसेस में जब भी ये मजहबी लोग या मजहब की वजह से चार्ज लोग, आप कह लीजिए, कि जो कहते हैं कि जी हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं, उनको जब वो एक दफा बाहर निकल आते हैं मजमा की सूरत में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ मुज़ाकरात भी करना और उनको हैंडल करना। ये काम पहले होता है जब आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बताती हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, सिचुएशन हो रही है, जा रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आप इनके लीडर्स को उठा लें, बाद में मुज़ाकरात करते रहें, ये सारी इनकी प्लान नाकाम हो जाएगी। आप देखिए कि ये जब खादिम रिजवी मौजूद थे तो ये प्लान कर रहे थे कि हमने मार्च, लॉन्ग मार्च करना है, तो खादिम रिजवी समेत इनके सारे लीडर इन्होंने उठा के जेलों में डाल दिए। कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक भी आदमी बाहर नहीं निकला, सारा किस्सा खत्म हो गया। वो एक महीना इन्होंने बंद रखा, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उनको। तो एक तो ये मौका था जो इन्होंने गवा दिया। फिर ये है कि जब इन्होंने मुज़ाकरात किए, उनसे वादा कर लिया, फिर बड़ी ज्यादती है कि आप वादा फिर पूरा न करें, या तो आपको सोच समझ के ये एग्रीमेंट्स करने चाहिए। ये इंतहाई, आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, कि आप एक तहरीक के साथ वादा करके जब वो चले जाते हैं तो आप कहते हैं चले जी बला टल गई, अब जाएं, हम आराम से बैठे हैं। वो फिर ठीक है, 7 महीने बाद वो निकल आए, उन्होंने कहा जी हमसे तो वादा किया था उन्होंने 4 दिन का, तो वो भी आपने गलत काम किया। अब चीज ये है कि आप जब उनको रियायतें देने लगे हैं, अभी आप कहते हैं अच्छा जी हम साद रिजवी को भी छोड़ देते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की हुई है, आप और भी उनकी बाकी डिमांड्स मान रहे हैं। दूसरा फ्रांस वाला वो आप किस्सा कहते हैं ठीक है जी हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, लेकिन सफीर है नहीं, उस पर अभी डामाडोल है। तो रियासत की रिट जो है वो हमें हवा में उड़ती नजर आ रही है। हाँ। ये तो कतन किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्त पे रियासत कमजोर नजर आए और कोई तबका, कोई भी लोग हों जो बाहर बैठ के सिर्फ एक जलसा जुलूस करके आपको ब्लैकमेल करें और आप कहें जी ठीक है हम मान लेते हैं जो आप कहते हैं। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता। आप अपने सरहदों के पार देख लें, 1.5 साल हो गया वो किसान धक्के खाते सड़कों पे, वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। उसने एक नहीं मानी, उसने कहा जी ये फैसला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का फैसला, मैं उसको नहीं बदलूंगा, जहां जो करना करते हैं। तो बात यह है कि इसमें अब है बड़ी खराबी। अगर ये डंडामारी से करने की कोशिश करेंगे, 2-4 लोग मर गए उनके, तो शहर शहर नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा, फिर उसका आगे जो वो जगह जगह पे शुरू हो जाती हैं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाती चीज। ये काम इस तरह करना ही नहीं चाहिए। अब तरीकाकार अब भी ये करें, पार्लियामेंट में चले जाएं और वहां सबको ये समझाएं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है।
पहले पीएमएलएन को हुआ था कैसा, ये संभालना पड़ा, फिर पीटीआई कर रही है, पीटीआई साल बाद हट गई थी, किसी और पार्टी के गले पड़े होंगे ये लोग। तो सब पार्टियों को ये महसूस करना चाहिए कि भाई इस मामले को हमने हल करना है किसी तरीके से। अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे। जन साहब ऐसा देखें, एक मिनट जन साहब, एक मिनट। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे मूड नजर आ रहा है ना ऑपोजिशन पार्टीज का, वो ये है कि अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो सबसे पहले कहेंगे पाकिस्तान के इदारों ने इनको बनाया, सबसे पहले तो वो जवाब दें। बात तो वहां से शुरू होगी, क्योंकि वो ये एलिगेशन लगाते हैं बार बार पाकिस्तान के इदारों पे। फिर वो ये कहेंगे कि मकाफाते अमल है, जो कल तक आप कहते रहे इनके बारे में, आज आप भुगत रहे। वहां पे ब्लेम गेम होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका हल क्या है? खान सबका जवाब है। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1974 में कादियानियों को कहा जी ये माइनॉरिटी है। उसके बाद से वो हमारा कसूर था, वो किसका कसूर था? क्यों उन्होंने ये काम किया? और फिर इनके अपने भाई चीफ मिनिस्टर से पंजाब में, क्यों नहीं रोका उन्होंने वहां पे उनको? क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की कि उनको कहा जनाब आप इस्तीफा मांगते हैं जिसका, वो तो फेडरल गवर्नमेंट में है, आप इस्लामाबाद जाएं उसके लिए, हमारा काम ये नहीं है। ये आईना दिखाना चाहिए उस पार्टी को जो उस पर एतराज करे। लेकिन ये भी है सर, तो वो तो ब्लेम गेम में चला गया ना। पार्लियामेंट का सेशन तो क्या ब्लेम गेम में, फिर वहां पे आप एक वॉइस कैसे बनेंगे? अच्छा, देख रही है, बहस तो हो रहा है। मैं एक बात दर्ज करना चाहता हूं जी, क्या फरमाया सर? बात तो हो रहा है इस पे। एक मिनट, ये जितना भी चाहता हूँ, अगर कोई एक्सपोज होता है, ब्लेम गेम करता है, कुछ भी करता है, तो कौम देख रही ना भाई, बात तो करे ना वहां पे। कल फिर ये तमाशा ठीक मैं बताऊं, अगर ये कोई कहता है कि इसको इंटेलिजेंस ने इनको बनाया है, या कहता है कि जी आर्मी, उनको बुला लेना वहां पे, उनको बुला के कहें जी हमें, वो सबूत मांगेंगे इनसे, ये काले पड़ जाएंगे वहां पे। इन लोगों को समझ नहीं लगेगी कि मुंह किधर छुपाएं। ये तो एक इनके ढोंग है, ये ढोंग रचाने वाली बातें। बुला लें वहां पे उनको, वो इनके आईना दिखा देंगे वहां पे बैठ के कि किसने बनाया और क्या होता था, पीएमएलएन किस तरह इनकी वोट लेती रही है। ये खुल जाएंगी बातें फिर। अच्छा, इजहारुल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई नुक्ता ऐड करना चाह रहे हैं? इजहारुल हक साहब, मेरे ख्याल उनकी बात सुने। इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब, मैं बहुत एहतराम और अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि ये कहना कि अगर इनके लीडरों को जेल में डालें तो ये कोई भी नहीं निकलेगा, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है। इससे परमानेंट हल नहीं होता। वो एक दफा तो चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर निकल आएंगे। ये परमानेंट हल नहीं है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है। दूसरी बात यह है कि भारत की मिसाल बिल्कुल सही दी है, लेकिन उसमें पार्लियामेंट का फैसला था। आपने जो कहा है कि पार्लियामेंट में ब्लेम गेम होती है, बिल्कुल सही है, ब्लेम गेम होती है, लेकिन आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं जो मुज़ाकरात करे। तो जब पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात करेगी तो ब्लेम गेम तो नहीं होगा ना, फिर वो कोई फैसला करेंगे। ये मैंने मैं जो बात कर रहा था, एक सेकंड इमरान, एक सेकंड, मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि जब आप इनको बंद कर देते हैं जेल में, फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे करते हैं मुज़ाकरात। अब तो आपकी जान को आए हुए हैं, अब आपने क्या इस वक्त तो देखें सर सिचुएशन ही, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं सर। देखें अब आगे बढ़ना है शेख साहब, आगे बढ़ना, आगे की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बारे में मैंने एक तहफ़्फ़ुज़ आपके सामने रखा। देखें हुकूमत कैसी भी हो, उसके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे किधर बिस्ती ना कर दें। यानी कल को इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं दर्जनों, जो आज इनके गले पड़ेंगे और पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसी हुकूमत के वज़रा ने कल इन्हीं एहतजाजों को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, उनके हक में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस दौर की हुकूमत को इन्होंने लताड़ा दिया हुआ है। अब वो इनको तानों के तौर पे तो लेके आएंगे, फिर वो कादी फायदेसा साहब का फैसला भी लेकर आएंगे, फिर वो इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। तो ये पार्लियामेंट का सेशन ब्लेम गेम की नजर ना हो, इसका कोई हल शेख साहब ये कैसे मुमकिन? देखें, ये जो है मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन है, इसका हल है। और इसका हल यही है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में आप बजट के ऊपर डिस्कशन देख लें तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में लाइक एनी अदर पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, इमरान भाई सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं, एनी अदर पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, जिस वक्त इस किस्म की डिस्कशन शुरू होती है, चाहे वो मईशत के ऊपर हो, चाहे वो किसी मजहबी इशू के ऊपर हो, चाहे पॉलिटिकल इशू पे हो, आप किसी पार्लियामेंटेरियन का मुंह बंद नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में इस किस्म की डिस्कशन में गैर संजीदा, मज़ाहिया
और अजीब चीज़ें सामने आती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसी पार्लियामेंट में संजीदा लोग बैठे होते हैं, उसके ऊपर फिर रेजोल्यूशन या पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो एक कंक्लूजन पे आता है और उसके ऊपर या कंसेंसस होता है या कुछ लोग खिलाफ हो जाते हैं या कुछ हक में आ जाते हैं और फिर विल ऑफ द पीपल जो है वो सामने आ जाती है। ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि अगर ये पार्लियामेंट में जाएगा तो एक तो जो आप ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं ना कि इदारों से लोग पूछेंगे इनको बनाया किसने, मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन जो है वो इस जोगी नहीं है, वो इस उनके पल्ले ही ये कुछ नहीं है कि उनकी जरूरत हो कि वो वहां खड़े होकर पूछ सकें। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं यहाँ इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे। जी भाई, तो मेरी राय ये है कि वो इस पल्ले वो जोगे ही नहीं है कि वो ये पूछ सकें बनाया कि नहीं सी की नहीं सी। फिर जैसे जनरल साहब ने कहा फिर बहुत से सवाल होंगे कि तो के ने बनाया सीधे फलान के ने बनाया सीधे फलान। सो दैट्स अगर वो कोई करता भी है तो स्टूपिड आदमी होगा, वो अपनी तकरीर का वक्त जाया करेगा क्योंकि हर आदमी को टाइम एलोकेट होगा। यहां पे हर कोई एक्सपोज हो जाएगा। बहुत सी पार्टियां हैं जो अपने आप को लिबरल कहती हैं, बहुत सी जो लिबरल कहती भी हैं वो भी जब इस किस्म के मजहबी मामलात उठते हैं तो अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाती हैं और अपना वोट अगर पार्लियामेंट से बाहर हो तो वो इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब जब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो ये बहुत सी पार्टियां जो समझती हैं कि अगली बारी साड़ी है, इमरान खान तो बाद साड़ा पुख लग जाएगा, असी साड़ी पार्टी हुकूमत आ जाएगी। पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि हमारा कोई पीटीआई के साथ मिलकर दाव लग जाएगा। नवाज शरीफ लीग ये समझती है कि उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो अब इनका होगा सही टेस्ट। अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बात जाती है तो देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर क्या टेक लेते हैं, PMLN इसके ऊपर क्या टेक लेती है, क्योंकि ये सारे अभी तो बेशक इनको अपीज कर रहे हों मगर इमरान खान की तरह ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता फ्रांस से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो शायद अल्लाह ताला साड़ी रोटी बंद कर देगा। ये देखें ना, इन तमाम पार्टियों के ताल्लुकात अर्दगान से रहे हैं। अर्दगान ने 10 सफ़ीर जो हैं उनको कहा कि तुम मुल्क से बाहर निकल जाओ और उसके बाद एक दिन का वक्फा था कि तमाम मुल्कों ने माफ़ी मांगी सुफरा ने कि जनाब आप हमें क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन। तुर्की की रोटी किसी ने बंद नहीं की इमरान, तुर्की की रोटी किसी ने बंद नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंटी हल है, हर पार्टी जी है ना उहदे पल्ले की है, उसकी औकात क्या है, वो सोचती क्या है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के पास ऑपोजिशन को एक्सपोज करने का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन भी जो रियासत मदीना की बात करते हैं वो भी दुनिया के सामने आ जाएगी और ये सामने भी जो उनके रियासत मदीना के नारे का मजाक उड़ाते हैं ये मदीना वाले की हुर्मत के कितने ये आशिक हैं इसका भी पता लग जाएगा। ठीक है शेख साहब, है तो आइडियली सबका जो ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा। आइडियली तो यही होना चाहिए। एक बड़ा टफ सिनेरियो बन गया है, बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की डिबेट हो रही है, लेकिन इसमें अब राणा आतिफ साहब को मैं इन करूंगा और आतिफ भाई से पूछेंगे कल का मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ है और ये अफगानियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया है और ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट में जो हैरान भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी आतिफ भाई कल खेल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान का कोई पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ पता है उनका, आपने उनको बड़ा डीपली देखा हुआ है, उनके प्लेयर्स को भी, और वो यहाँ खेलते भी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह फियरलेस होकर खेल रहा है और बल्कि जिस जज्बा ईमानी से खेल रहा है, मेरे ख्याल में मुश्किल है पाकिस्तान को पकड़ना। और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो मैच जो है वो दुबई में है, टॉस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, बट ये कि पाकिस्तान के पास जो अभी हमारा टॉप ऑर्डर जो है उसने स्कोर किया है, अभी हफीज़ भाई की बारी रहती है, फ़खर की बारी रहती है और उसके साथ साथ आपने देखा कि पहले मैच में शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की, फिर दूसरे में हारिस ने की। सो इस विकेट पे भी शाहीन, इमाद और ये जो हमारे हसन अली हैं इनकी तरफ से भी अच्छी बॉलिंग होगी और हारिस की तरफ से भी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, वह तगड़ा मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिस अप्रोच के साथ इस दफ़ा वर्ल्ड कप में उतरा है वो हाईली अनप्रेसिडेंटेड है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ वो
उस ग्राउंड में उतरे। और उसकी वजह यही नजर आती है कि जिस तरह पिछले दिनों में न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, यहाँ से आके चले गए, फिर इंग्लैंड ने कैंसिल कर दिया। सो 22-23 करोड़ लोगों की दुआएं, उनका पूरा जोश और दिल दुखा हुआ है लोगों का, नजर आ रहा है, और हर जज्बा ही कुछ खिलाड़ी और है, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अच्छा मुझे ये बताएं कि अफगान खतरनाक हो सकते हैं। चले पाकिस्तान का तो आप कहते हैं पलड़ा भारी है, लेकिन उनको इंडिया से भी खेलना, और इंडिया के इस वक्त बड़े मसाइल चल रहे हैं टीम में, और न्यूजीलैंड से भी खेलना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान इस ग्रुप से दूसरी टीम बन जाए? कोई चांसेस हो सकते हैं? चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल अफगानिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और इंडिया को बीट करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। बट न्यूजीलैंड के हवाले से उनके मुजीब और राशिद खान जो है वो उनको उस तरह आउट कर सकते हैं। बट आप ये देखें कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली इंडिया की अच्छी तगड़ी टीम है। पाकिस्तान ने जिस आसानी से उनको हराया, उसका बेसिक क्रेडिट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जाता है कि शुरू में ही उन्होंने उनको इतनी अग्रेसिव बॉलिंग कर दी कि इंडिया बैकफुट पर चला गया, और उसके बाद बाकी जो बाबर आजम ने और रिजवान ने उसको फिनिश किया, तो ऑब्वियसली वो भी बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे ख्याल में तो इंडिया और पाकिस्तान ही इस ग्रुप से क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं। एक और सवाल, ये मुझे अभी यहां से कैमरे के पीछे से भी लोग पूछ रहे थे ब्रेक में, कोई आपके पास एक हीरा है ऐसा, और जो सुनने में आ रहा है, मार्केट में अफवाह है, जो और बहुत ज्यादा तेज बॉल फेंक रहा है? इज इट ट्रू सर? जी बिल्कुल, उसको हम 1.5 साल से पिछले उनके साथ काम कर रहे हैं, आकिब भाई। और बकौल आकिब भाई के कि वो 155 तक बॉल कर सकता है, और अभी उसका स्टार्ट है। और आकिब भाई का ये ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर मेहनत हुई और वो मेहनत करता रहा और उसको कोई इंजरी वगैरह ना हुई, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद शुएब भाई का रिकॉर्ड जो है वो खतरे में पड़ जाए। और उसके साथ साथ आपको पता है इमरान भाई, हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, वहाँ पे हमारे पास 128 प्लेयर्स हैं जिनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं और जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, सालों में आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से और भी बहुत से अच्छे न सिर्फ बॉलर बल्कि बैट्समैन भी आपके सामने आएंगे, और एक स्पिनर भी अनकरीब आपके सामने आने वाला है। अच्छा, लेग स्पिन? लेफ्ट आर्म चाइना में। इमरान खान अच्छा, साहब, जी जी सर 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 मैं ये अर्ज करूं कि मैं बदकिस्मती से क्रिकेट के डायनामिक्स से तो वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि इन्होंने फरमाया है कि अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम जज्बा ईमानी से खेल रही है, तो अफगान भी मुसलमान हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए मजहब को गेम के अंदर न लाएं। अफगान भी जज्बा ईमानी से खेलेंगे, और पाकिस्तान भी, ठीक। और न्यूजीलैंड वालों का भी खुदा है, गलत ठीक, उनका भी खुदा है, वो भी जज्बा ईमानी से खेलेंगे। अच्छा, लेकिन एक फैक्टर है सर, हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है सर, हमारे साथ इन्होंने ज्यादती बड़ी की है रल के सारों ने। मैं सॉरी जी, आते भी क्या कह रहे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन गेम इमरान भाई मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जी कीजिए। करो जी, करो जी, बोलिए आते साहब जी। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जज्बा ईमानी से मुराद जो है ना वो पैशन है, क्योंकि पाकिस्तान में दो चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आप मजहब और एक क्रिकेट। सर इजहारुल हक साहब बैठे हुए, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो एग्जैक्ट मीनिंग लफ्जों के जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको टोक दिया। तो पैशन की बात कर रहा ना कटो, पैशन नहीं होता जज्बा ईमानी, हो सिर्फ जज्बा होता। असल में वो सर, अब स्पोर्ट्समैन की उर्दू इधर जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं उनकी इधर वो जबान के मामलात में इधर हाथ तंग होता है, वैसे वो मैदान के अंदर उनका हाथ ठीक होता है, तो वो दैट्स वाई थोड़ा सा था। वो जज्बा ईमानी का मतलब ये है कि सर जरा वो पैशन के साथ गए हुए हैं और क्रिकेट को जरा जोश के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती बड़ी 2-3 मुल्कों ने मिलकर की है, तो उसकी वजह से भी इस वक्त जितनी वर्ल्ड कप की जरूरत वैसे पाकिस्तान को है शायद किसी और को नहीं है, क्योंकि हमें तो घर पे बगैर खेले लोग छोड़ के गए। अगर हम ये वर्ल्ड कप ले लेते हैं तो शायद सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त इस वर्ल्ड कप की जो टीमें खेल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा हमें है, या अफगानों को भी मिल जाए, उनको भी बहुत है, उनका मुल्क में भी वो जंग से निकला है अभी, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल मैं एक और चीज सिर्फ आखिरी सवाल आतिफ भाई आपसे पूछूं कि ये इम्पैक्ट जो शुएब अख्तर साहब वाला इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान टेलीविजन पे, उसका आपके ग्राउंडों में आपके खिलाड़ियों पे भी असरात पड़े हैं या सिर्फ हम ही महसूस कर रहे हैं? नहीं देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे इतने बड़े लेजेंड है, हीरो हैं,
पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। आई थिंक तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। शोएब भाई एक क्रिकेट के सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया क्रिकेट के एक हीरो हैं, और उनके हमें अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एमिकेबली हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली बात तो वो जो बात कर रहे थे वो ठीक बात कर रहे थे, और डॉक्टर साहब जो है वो शायद उनको उस तरह समझ नहीं सके, और मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हमने क्रिकेट की तरफ तवज्जो देनी है सर इंशाल्लाह, और जोश और जज्बे के साथ अफगानिस्तान को भी टफ टाइम देना। जी शेख साहब क्या कह रहे हैं? मैं क्या किस चीज का डॉक्टर है जी ये? सर ये समझदार ने इसको डॉक्टर ने। देखो मेरी गल सुनो, जहां तक मैंने देखा है इमरान भाई, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कह दूं। इजाजत जी भाई बोलिए बोलिए प्लीज। आप भी दुखे हुए लगता हूं कि फॉरेनर जो थे, जो क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद थे, वेवन रिचर्ड्स था, जो बाकी दूसरे बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में वर्ल्ड कप के दौरान एक मतलब है कि सूडो इंटैलेक्चुअलिज्म साढ़े अल बहुत है ना। बंदा डॉक्टर होंदा है तो उन्होंने बहा देंगे ने उत्थे, और वो बह के क्रिकेट के उत्ते अपना दसन शुरू हो जाता है। वो हो सकता है उसकी एक्सपर्टीज हो, मगर ये नहायत बदतमीजी थी और ये घटियापना था कि फॉरेनर जो आए हुए थे बाहर के मेहमानों के सामने अपने हीरो को इस तरह उसके साथ बदतमीजी करनी। तमाम टीवी से मैं देखा कि तमाम के तमाम वजीर कह रहे थे कि इसको फारिग करें, इसको सैक करें, इसको ये करें। उन्होंने चौक के बाहर कटो थो, उनको निकल बाहर, तेरा की कम है इतने बह के साढ़े हीरोज लेजेंड्स नू, जिसकी वजह जिन बच्चों की वजह से क्रिकेट पहचानी जाती है सर, वो दुनिया में एक ही है, और बंदा भी वो टीवी के ऊपर जो है बंदा भी वो जो पूरी दुनिया में एक है, राय दे रहे हो, तजिए दे रहे हो, टिकट इनकी, क्रिकेट इनकी वजह से नहीं पहचानी जाती। तुम उसको बता रहे हो क्या करें, कटो बाहर। उन वजीरों के कहने के बावजूद मैं देख रहा हूं लोग कह रहे हैं मसला की हल होना है, जिहदी बेइज्जती करनी थी वो कर छड़ी, हुण ओहदी तुसीं की इज्जत वापस दे छड़नी ओनू। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत अपने वजीरों की सुन ले, हमारी बात ना सुने, और ऐसे घटिया आदमी को फारिग करे जहां भी वो बैठा है। जी इज़हारुल हक साहब, आप भी इस पे कुछ रोशनी डाल दें सर। इशू तो आपके सामने। इमरान खान साहब, मैं ये अर्ज करूं कि जो पीटीवी हर घर से, हर हाउस होल्ड से 35 रुपए ले रही है, जो साल के 10 अरब रुपए बनते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इसके अलावा और क्या हो सकती है कि वो एक नॉन एंटिटी को एक हीरो के मुकाबले में ले आए। और मजे का खेज आप ये देखें कि वो शोएब जो हैं वो रिजाइन देकर गए हैं, और ये उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, और दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये डॉक्टर साहब जो भी हैं, पता नहीं होम्योपैथ डॉक्टर हैं या ये वेट हैं, इनको ये नहीं निकालेंगे। जी जनरल साहब, आप तो जरूर बात करें सर इस पे, देखें कोई हल हमें निकाल के दें इसका भी सर। अब ये तो यानी शोएब अख्तर सर वो दुनिया में अकेला, यानी ये पाकिस्तान की क्रिकेट का अखिलीस है, अकेला, उसके जैसा है ही कोई नहीं पूरी दुनिया में। आप उसके साथ ऐसा रवैया रखेंगे सर? उसका तो नखरा उठाएं आप, उसकी तो अगर वो कोई बात सख्त कर भी देता है तो आप हंस के बर्दाश्त करें, आप उसको बोल रहे हैं ये बात सर जनरल साहब। जब इन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं, तो मुझे तो बदनीयती की बदबू उसी वक्त आई थी, वरना इसके तो सामने पूरी दुनिया ने देखा, आपके सामने पिक्चर है, आपके सामने क्लिप है, आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। इसमें तो मेरा ख्याल है दूसरी कोई बात होनी नहीं चाहिए, ना कोई डिफेंड कर सकता है इस केस को, और ना ही किसी को करने की जरूरत होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ा सीधा सा फैसला था कि वो शोएब अख्तर के साथ माजरत करता पीटीवी, और इस शख्स को फारिग कर देते। चले अभी पीटीवी स्पोर्ट्स पे मैं चेक करवाता हूं कि जो ट्रांसमिशन हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि जब मैच से पहले जो ट्रांसमिशन होती है उसमें ये सब लोग बैठते हैं। आज विवन रिचर्ड भी आए हुए थे, डेविड भी आए हुए थे, आकिब जावेद साहब भी आए हुए थे, वहाँ पे राशिद लतीफ़ साहब भी मौजूद थे, बाकी सारे लोग वहाँ पे थे आज। सना जो हैं वो खेलती हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ पहले खेलती थी, खातून क्रिकेटर, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, सना मीर और बाकी लोग भी। लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में वो 1 घंटे की जो ट्रांसमिशन होनी थी वो हुई नहीं थी। तो अब मैच के बाद जब दोबारा ट्रांसमिशन होती है उसका मुझे नहीं आइडिया, उससे पहले 1 घंटा हम इंतज़ार करते रहे कि ये ऑन एयर आएंगे। फिर मैंने पीटीवी फ़ोन किया, वहाँ से पता किया तो पता चला कि जी हमें कहा गया कि इश्तिहार चलाओ। वहाँ इश्तिहार चलाए जा रहे थे, वहाँ पे जो है वो प्रोमोस चलाए जा रहे थे। वो टाइम जो है, ये सारे मेहमान वहाँ मौजूद थे, लेकिन पहले तय था कि सना मीर साहिबा जो है वो ये ट्रांसमिशन करेंगी शुरू, और डॉक्टर नमान इसमें नहीं होंगे।
लेकिन बाद में डॉक्टर नमान आए नहीं, उनको कहीं और जाना था, वो कहीं पता नहीं किसी जगह सिफारिश वारिश करवा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सना मीर हैं वो भी प्रोग्राम नहीं कर पाई और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स ने इसको ड्रॉप किया है आज, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। प्रोड्यूसर साहब मुझे बता देते हैं कि बाद में वो ये नहीं हुआ। ओहदे हैं इमरान, मैंने सुना है ये हाँ जी, 4 ओहदे तो मैंने भी सुने हैं। 4-5 ओहदे हैं सर, उसका कोई बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, कोई डॉक्टरी दी बुनियाद ते नहीं, या कोई खेड़दा खुड़दा रहा की करता सर? कोई लोग कहते हैं किसी बड़े आदमी का बेटा है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ समझ नहीं आती सर क्या है, लेकिन ही इज देयर। ये साडे प्यो साडे वास्ते बड़े आदमी होंदे ने, हर आदमी बड़े आदमी दा बेटा है सर, लेकिन उसका बाप कोई ज्यादा बड़ा आदमी होगा। वैसे आतिफ भाई, हम सबकी हमदर्दियां आपके साथ हैं इसमें, मगर वजीर आजम तो कहते हैं कि वो किसी बड़े को जो है असल में तो शोएब भाई ने बात भी तो यही की थी ना कि यार हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, क्योंकि शोएब भाई 2018 में उसका हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने बात यही की थी कि हमारे शाहीन अफरीदी और हारिस उधर से आए और उसका क्रेडिट उन्होंने आकिब जावेद को दिया था, तो वो डॉक्टर साहब को पसंद नहीं आया। तो उसके बाद फिर वो सारा मसला हल हुआ, खराब हुआ। बट ये है कि ऑब्वियसली शोएब भाई हमारे हीरो हैं यार, और ग्रासरूट। अच्छा, वैसे मैं आतिफ भाई आप आज के प्रोग्राम में के लिए बहुत शुक्रिया, और आपका हम सारे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने अच्छे प्लेयर्स दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे क्लब को विजिट किया खुद, मैं कोशिश करूँगा किसी दिन वहाँ पे आके लोगों को दिखाएं कि एक्चुअली लाहौर कलंदर कैसे अपनी जेब से पैसे खर्च करके पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स तैयार कर रहा है, जो काम हुकूमतों को करने चाहिए थे। वो कितना खूबसूरत माहौल है, कितनी अच्छी विकेटें हैं, कितना अच्छा आपने वहाँ पे ऐसा। मैं जब वहाँ पे आया मुझे लगा पाकिस्तान के अंदर ये ग्राउंड ही नहीं है, और ये प्रैक्टिस कहीं पे पाकिस्तान से बाहर हो रही है। रोज़ाना मैचेस होते हैं, रोज़ाना बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, वहाँ साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं क्रिकेट की, हर किस्म की मशीनें हैं, हॉस्टल्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह लोगों को दिखाऊंगा किसी दिन। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ भाई ज्वाइन करने के लिए, आपके और राणा फुआद साहब के हम सारे मशकूर हैं। अब आ जाए जी प्रोग्राम के दूसरे एक और बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, और मैं चाहता हूँ कि हम इजहारुल हक साहब से गुजारिश करें कि वो इस पर बात शुरू करें। महंगाई की वेव इजहारुल हक साहब पूरी दुनिया में आई है, पाकिस्तान में भी आई है। हमारे लोगों की कुव्वत खरीद कम है, आमदन कम है, इतने तगड़े है नहीं, तो सब्सिडी के लिए हुकूमत कुछ फैसला करने जा रही है। होनी तो वॉर फुटिंग पे चाहिए, लेकिन ये किधर हम फंस गए सर? आपको रीजन क्या लगता है और निकलने का रास्ता क्या है? देखें इमरान खान साहब, कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस हैं। पहली बात तो ये है कि महंगाई कोई अब ये डिस्प्यूटेड बात नहीं है, हुकूमत खुद मानती है, हुकूमत के वज़रा मानते हैं कि महंगाई है। वो उज़रे लंग ये पेश करते हैं कि जी सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सारी दुनिया में इनकम लेवल क्या है। जिनकी इनकम यूरोज में है, डॉलर्स में है, पाउंड्स में है, वो तो लाखों में महीने में कमा रहे हैं। और हमारे लोग 20,000 कमाते हैं महीने के, 40,000, 50,000, 1 लाख कमाते हैं। तो ये तो एक हुकूमत का बड़ा गलत मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप IMF के पंजे में जाते हैं तो उसके बाद महंगाई देखें, IMF आपको पेट्रोल हुक्म दे के महंगा कर रही है, बिजली हुक्म दे के महंगा कर रही है, गैस हुक्म दे के महंगा कर रही है। पहले यह था कि IMF के नुमाइंदे सिर्फ वजारत खजाना में बैठते थे। अब आपने IMF को पूरे स्टेट बैंक को, मरकजी बैंक को उठाकर आपने एक IMF का जो मुलाजिम है उसके सुपुर्द कर दिया है। और ये साहब मिस्र में डीवैल्यू करके मिस्र की हालत खराब करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। और आप इनका ये आर्गूमेंट देखें कि फरमा रहे हैं कि जो डॉलर महंगा हुआ है तो उससे तारकीन क्या फार्मूला है सर, वाह वाह, क्योंकि वो बाहर से पैसे भेजेंगे तो उनमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। यानी ये कोई बात है करने की? मेरी खुद तारकीन वतन सिर्फ उनके 2-2.5 अरब डॉलर्स के लिए 2-2.5 अरब डॉलर्स के लिए पर मंथ नहीं हो सकता। आप अपना डॉलर ही खराब कर देंगे, यानी अपने रुपए को डीवैल्यू कर देंगे सिर्फ उनके 2-2.5 अरब डॉलर जो हर महीने आ रहा है उसके लिए, फॉरेन रेमिटेंस के लिए इतना बड़ा रिस्क। अच्छा, आपने बात की है सब्सिडी की। देखें आप किस किस चीज को सब्सिडाइज करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, पहले चाइना से मिले थे, तो फिर IMF से क्यों ले रहे हैं? इनको चाहिए कि मलेशिया की मिसाल लें। आपको याद होगा कि पिछली सदी के आखिर में जब ये फार ईस्ट के ये जो एशियन टाइगर्स हैं, इनमें फॉरेन एक्सचेंज का मसला उठा था, तो मलेशिया वाज द ओनली कंट्री विच वाज नॉट ट्रैप्ड बाय IMF। तो ये IMF से निकलें किसी सूरत में तो तब इनके मसाइल हल हो जाएंगे।
जितना आप IMF पर इन्हिसार करेंगे, जितना उसकी गुलामी में आएंगे, उतना आपकी चीजें अभी IMF आपको 200 तक डॉलर लेकर जाएगा, 250 तक लेकर जाएगा। पेट्रोल आप देख लीजिए, अभी 7 रुपए और इन ऑफिंग तैयारी कर रहे हैं 7 रुपए की, और आपके जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क में तरक्की हो रही है। तो आप मईशत को उन हाथों में दें जो अपने मुल्क के लोग हैं, जो मुखलिस हैं, और आप हर 4 हफ्ते के बाद वजीर खजाना को ना तब्दील करें, सेक्रेटरी फाइनेंस को ना तब्दील करें। आप एक ऐसी टीम लाएं जो मुस्तकिल मिजाजी से बैठे, उस टीम पर आप रिलाय करें, उसको कंटिन्यूटी का मौका दें, उसको तसलसल का मौका दें, उससे जवाब तलबी करें। ठीक, आप हर आदमी को 2 दिन के बाद निकाल देते हैं और आप उससे जवाब तलबी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई की बुनियादी वजह और हमारी कुव्वत खरीद की जो ज़ौफ़ और कमज़ोरी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF के चक्कर में आप दुनिया के किसी एक मुल्क की मिसाल दे दें, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट के IMF के फंदे में आकर कोई मुल्क जो है वो माशी तौर पर मुस्तहकम हुआ हो या आज़ाद हुआ हो। ठीक है। वी नीड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड वी नीड इमीडिएट फ्रीडम फ्रॉम IMF। ठीक है जनरल साहब जी, आपके ख्याल में सलूशन अब क्या है सर? देखें अब तो कहां तक तो पहुंच गए सर, हम कुव्वत खरीद है नहीं, लोगों की हालत बुरी है। हल ये है कि IMF से जान छुड़ाने के लिए प्लानिंग करें। ये बार बार उसके मुंह लगते हैं और वो इनको नई शराइत दे देते हैं। आपको $6 बिलियन IMF से लेना था और $6 बिलियन के लिए प्लान, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट से मैंने 2-3 से सुना है, बात की है, वो कहते हैं जी इसकी प्लान बन सकती थी यहाँ पे कि अगर 1-2 साल हम नई गाड़ियां ना इंपोर्ट करते, 1-आध साल या 2 साल आप नए टेलीफोन ना इंपोर्ट करते, मोबाइल टेलीफोन जो है, और फिर आम तौर पे ये चीज बंद की जाए कि आप यहाँ पे डॉग फूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप बाहर के बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो पनीर, लग्जरी आइटम, वो कहते हैं जी इसकी प्लान मौजूद है हमारे पास, हम देने को तैयार थे कि ये 6 बिलियन यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और वो आपको वही कुशन मिल सकता है जो 6 बिलियन बाहर से लेके आप कर रहे थे, लेकिन वो नहीं किया। उसके अलावा जरूरत है कि जो इनके सर्कुलर डेट और लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनके बारे में कुछ सीरियस काम नहीं हुआ, कोई कमेटीज, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई जो बन के तो उनको प्रॉफिटेबल करें। आखिर किसी वक्त में वो प्रॉफिटेबल रहे हैं अदारे, अब वो क्यों नहीं प्रॉफिट में, या ये कि सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है इसको रोकने का इंतजाम, ये अगर सिर्फ लाइन लॉसेस होते तो तब भी को बात समझ में आती थी। ये सिर्फ लाइन लॉसेस नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे अदारे हैं जिन्होंने पिछले पैसे ही नहीं दिए, उनको बिल नहीं अदा करते, तो ये जितना कुछ रिकवर हो सकता है कम से कम वो तो करते ना। तो प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से ये देखते हैं कि ये चीजें जो पहले बढ़ रही थी आज भी बढ़ती जा रही, तो आपके हाथ से निकली हुई इकॉनमी। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ानी है, तब वो महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, या फिर आप बड़े पैमाने पे सब्सिडीज देना शुरू करें और चीजें उनकी कुव्वत खरीद के अंदर लेके आए। ये दोनों ही हल है, और उसके अलावा तो ये महंगाई का कंट्रोल करने का कोई हल नहीं है, खास तौर पे जब महंगाई बाहर से शुरू होती है। तो ये इसके लिए इकॉनमी में इतनी जान होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि या तनख्वाहें बढ़ा सकें या लोगों को आप सब्सिडी दे सकें। तो ये तभी होगा जब आप पहले अपने अखराजात और चीजें कम करेंगे। आज हम अपना बजट पूरा करते हैं कर्जा लेके, तो यही सोचना चाहिए कौम को कि उतने पांव फैलाएं जितनी चादर है हमारी। वैसे ये बात आपकी ठीक है कि हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट का सिर्फ डॉग फूड इंपोर्ट कर देते हैं। आजकल पाकिस्तान में 2-3 कंपनीज हैं, उन्होंने काम शुरू किया है, वो कह रहे हैं या पाकिस्तान में भी बनाएंगे, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे तो और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में बना सकते हैं उसकी अगर हम इंपोर्ट बंद करें तो कुछ थोड़ा प्रेशर कम होता है। मैं एक अच्छी खबर भी आप लोगों को सुना दूं, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर स्पोर्ट्स चैनल पे, इमरान खान सर आप तीनों को पहले अच्छी खबर तो दे दूं मैं, एक डॉक्टर नहीं है वहां पे, मिस्टर डेविड और सना मीर, ये दोनों ट्रांसमिशन कर रहे हैं PTV स्पोर्ट्स के ऊपर, और डॉक्टर नुमान के बगैर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि कल से दोबारा शोएब अख्तर को हुकूमत मना के ज्वाइन करा लेगी। ये अच्छी खबर थी, मैंने आपको देनी थी। कुछ कह रहे हैं आप इजहारुल हक साहब, कह दें फिर मैं शेख साहब के बाद महंगाई लेके जाऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें इमरान खान साहब, हाथी कई रंग के होते हैं।
सफेद, अर्गवानी, लाल, पीले, एक सफेद हाथी होता है। हमारे यहाँ सफेद हाथी इतनी कसरत से हैं कि वो भी महंगाई का सबब हैं। क्या आपके इल्म में है कि वजीर आला पंजाब के 4 घर तौसा, डीजी खान, मुल्तान, लाहौर में हुकूमत अफोर्ड कर रही है 24 करोड़ रुपए सालाना। सर वो तो कहते हैं हमने कोई कैंप ऑफिस ही नहीं बनाया। गवर्नर्स के खर्च देखें। वो तो कहते हैं हमने कभी कैंप ऑफिस बनाया ही नहीं, एक भी नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? कैंप ऑफिस वो कहते हैं, वो तो वावेला कर रहा है उस्मान बुज़दार की कंपनी कि हमने एक भी कैंप ऑफिस नहीं बनाया वजीर आला का। आप कह रहे हैं कि वो पैसे खर्च रहे हैं। नहीं, कैंप ऑफिस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं घरों की बात कर रहा हूं। अच्छा, पैसा सरकार का लग रहा है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। 24 करोड़ रुपया इनके 4 घरों पर सरकारी खर्च हो रहा है। फिर ऐवान सदर को देखें, फिर 4 गवर्नर, 4 वज़राए आला, 4 कैबिनेट्स, इनके दौरे, इनकी गाड़ियां, इनके टेलीफोन के बिल, इनके मेडिकल के बिल। आप देखें एक एक सेनेटर और एक एक एमएनए कितने में पड़ रहा है। तो ये कतरा कतरा दरिया बनता है। आप इनको कंट्रोल करें और एक गरीब को ये अय्याशियां, ये लच्छेदार अखराजात, ठीक है, ये रास आती है। इज़हारुल हक साहब, अब हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं शेख साहब से जाते जाते सिर्फ सर, खाली आईएमएफ से जान छुड़ाना क्या इतना भी आसान होगा? और क्विकली सर मुझे बता दें 1 मिनट के अंदर कि निकल पाएंगे। देखें, आईएमएफ से जान छुड़ाना इस वक्त इन हालात में तो जो है वो इतना आसान नहीं है, मगर बहरहाल अगर आज हुकूमत ये कमिटमेंट कर ले कि हमने जान छुड़ानी है तो कमिंग जो दिनों में उससे जान छुड़ाई जा सकती है। लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ प्लानिंग है, टीम नहीं है जो किसी भी किस्म के बच्चे कुछ विजन को इंप्लीमेंट करके महंगाई को कम कर सके। आप मोर देन $25 मिलियन का पर ईयर डॉग फूड इंपोर्ट करते हैं। आप $55 मिलियन से ज्यादा का तो आप सिर्फ जो है ना वो डेनमार्क से दूध और दही मंगवाते हैं। गड्डियां तो अरबा खरबा चलियां गई। एक अरब रुपया इमरान, एक अरब रुपया इस साल एक एमएनए को दिया गया है नालियां गलियां बनाने के लिए, जिसका कोई पता नहीं वो घोड़ियां खोते नहीं, पता नहीं वो बननी भी है कि नहीं बननी। बिल्कुल आदर्श शेख साहब सही आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।